स्टडी सक्सेस स्टडी। आज आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th सॉल्व पेपर 2017 का 2017 का हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन का पेपर सॉल्व करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट molecular formula of second and third member of homologous series whose first member is methane। होमोलोगस सीरीज के सेकेंड और थर्ड मेंबर बताना है जो कि जिसका पहला मेंबर मेथेन है। तो होमोलोगस सीरीज में मेथेन से पता चल रहा है कि यह एल्केन सीरीज का है। एल्केन। अब एल्केन में इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CnH2n के अनुसार एल्केन सीरीज में पहला मेंबर तो CH4 दिया हुआ है। CnH2n+2 के अनुसार अगर कार्बन की जगह 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन 2n+2 यानी कि 6 हो जाता है, यानी C2H6। और थर्ड मेंबर है C3H8 एल्केन सीरीज का। C2H6 जो कि एथेन है, ये एथेन है और ये ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। एथेनॉल, एथेनॉल से पता चल रहा है अल्कोहल है, ऑल। व्हाट हैपन व्हेन इट इज हीटेड? व्हेन इट इज हीटेड विथ एक्सेस H2SO4 at 443 Kelvin, and write the chemical equation for the reaction stating the role of concentrate H2SO4 in this reaction। एथेनॉल का फार्मूला पूछ रहा है और कह रहा है कि अगर इस एथेनॉल को H2SO4 एक्सेस कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा। देखिए एथेनॉल मेथ एथ 2 कार्बन आ रहा है इसमें, ठीक है। मेथ एथ 2 कार्बन आ रहा है यहाँ पर, जैसा कि दिखाया गया है 2 कार्बन है। और मेथेनॉल ऑल है, अल्कोहल ग्रुप है जिसमें OH होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5OH, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। तो ये एथेनॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। कह रहा है कि अगर इस एथेनॉल को हम C2H5OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि वही एथेनॉल यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2OH और कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पर यह चेंज हो जा रहा है C2H4 और वाटर में। यानी जो एथेनॉल है यह क्या बना रहा है C2H4 यानी एथीन बना रहा है। एथीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो कंसनट्रेट H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। कंसनट्रेट H2SO4 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टरीफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन। स्टरीफिकेशन रिएक्शन और सैपोनिफिकेशन क्या है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन दोनों पूछ रहा है। स्टरीफिकेशन क्या है, सैपोनिफिकेशन क्या है, और स्टेट वन यूज ऑफ ईच स्टर एंड सैपोनिफिकेशन प्रोसेस का एक एक यूज पूछ रहा है। चलते हैं देखते हैं स्टरीफिकेशन क्या है। देखिए यहाँ पर स्टरीफिकेशन है। स्टरीफिकेशन क्या है? ए प्रोसेस इन विच एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड react in the presence of H2SO4 to form an ester। यहाँ पर जब एल्कोहल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब मिलते हैं तो एक गुड स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसे हम ईस्टर कहते हैं, और इस प्रोसेस को स्टरीफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पर CH3COH जो कि मेथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक एसिड, और यहाँ पर C2H5OH है जो कि एल्कोहल है, एथेनॉल है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस एथेनॉल जब कंबाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 देन फॉर्म CH3COOC2H5। यहाँ पर CH3COC2H5 यानी कि एथाइल एथेनोएट बनेगा, इथाइल एथेनोएट, और प्लस वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम स्टरीफिकेशन करते हैं। तो जो इथाइल एथेनोएट है, इथाइल एथेनोएट ये क्या है? ईस्टर है। इथाइल एथेनोएट क्या है? ईस्टर है। तो ये प्रोसेस हो गया स्टरीफिकेशन, और यहाँ पर है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन का क्या है? सैपोनिफिकेशन यानी प्रोसेस इन विच ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो एबव रिएक्शन में भी ईस्टर बना, अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोडियम साल्ट बनाता है, एन एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड एंड एल्कोहल, और एल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर इथाइल एथेनोएट है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के सोडियम एसीटेट साल्ट बना रहा है। ये देखिए सोडियम एसीटेट साल्ट है, सोडियम एसीटेट साल्ट CH3CONA। ईस्टर react in the presence of an acid or base to give back alcohol and carboxylic acid। यहाँ पर जो ईस्टर है ये ईस्टर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है, जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करने पर फिर वह वापस एल्कोहल यानी एथेनॉल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ईस्टर का क्या यूज है? ईस्टर आर यूज्ड इन आइसक्रीम। ईस्टर चूँकि एक गुड स्मेल, स्वीट स्मेल देने वाला सब्सटेंस है, इसलिए इसका आइसक्रीम में, परफ्यूम में यूज किया जाता है। जबकि सैपोनिफिकेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। सैपोनिफिकेशन में सोप बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, राइट द नंबर ऑफ पीरियड एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल का क्वेश्चन है। तो इसमें पीरियड बताना है और ग्रुप बताने हैं। हाउ डज मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड।
लेफ्ट से राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर मेटालिक कैरेक्टर में क्या चेंजिंग होता है, और डाउन ए ग्रुप, और ग्रुप में नीचे चलने पर क्या परिवर्तन होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल टोटल पीरियड 7 है और ग्रुप 18 है। पीरियड मीन्स हॉरिजॉन्टल और ग्रुप मीन्स वर्टिकल। लेफ्ट टू राइट चलने पर मेटालिक कैरेक्टर में क्या चेंजिंग होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस along the period because the effective nuclear charges increases on the valence electron, hence decrease in the tendency to lose electron। अब मेटालिक कैरेक्टर जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने की उनमें क्षमता होती है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलने पर क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बढ़ जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से मेटल्स में अगर एक आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से वह मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो उससे लॉस करने में डिफ़िकल्टी होती है। 3 इलेक्ट्रॉन होने पर और डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लॉस करने में डिफ़िकल्टी होती है, जिससे कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग में जो होता है कि वह मेटालिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होता है, फिर बाद का कम हो जाता है। इसका मतलब है कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इसी का अपोजिट है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन ए ग्रुप। लेफ़्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, हैंस टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। इसका मतलब है कि अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या है, पहले लिथियम है। अगर ग्रुप में देखें तो पहले लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। तो इनमें क्या होता है कि टॉप टू बॉटम आने पर वैलेंसी तो सेम होती है, ठीक है, वैलेंसी सेम होती है, लेकिन नंबर ऑफ पीरियड बढ़ जाते हैं। तो पीरियड बढ़ने की वजह से ये मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा एंड ग्रुप बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से वो जो है कि सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल बढ़ेगा, जिससे वह आसानी से वह न्यूक्लियस से दूर जाएगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो इस तरह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है टॉप टू बॉटम आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड। ये सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैविंग ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13। सोडियम 1 ग्रुप का है, मैग्नीशियम 2 ग्रुप का है और एल्युमिनियम 13 ग्रुप का है।
विच वन ऑफ दीज एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट वैलेंसी, इसमें वैलेंसी हाइएस्ट किसकी है पूछ रहा है। एंड लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस लार्जेस्ट किसका है। मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी किसका है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट वैलेंसी। पहला हाइएस्ट वैलेंसी किसकी है, वैलेंसी हाईएस्ट किसकी है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि वह ग्रुप 1 का है। अगर ग्रुप 1 में रहने वाले सभी एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 में रहने वाले एलिमेंट की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है। और जो 13 ग्रुप में रहता है उसकी वैलेंसी 3 होती है। तो यहाँ पर 3 वैलेंसी हाईएस्ट वैलेंसी किसकी है, एल्युमिनियम की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम Al हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सोडियम होगा, दूसरे का आंसर सोडियम होगा, क्योंकि पूछ रहा है एटॉमिक रेडियस किसका डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो है कि सोडियम का डिक्रीज होगा। क्यों, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा, इन द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्जेस। जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस, हम आगे बढ़ने पर एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का भी नंबर बढ़ेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से, वह न्यूक्लियस अगर ये है तो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ने की वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता है, ये बढ़ जाती है और न्यूक्लियस की ओर इलेक्ट्रॉन को वह खींच लेगा और वह इसकी साइज जो है छोटी हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा वो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट चलने पर रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इसमें पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आता है, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम में 2 और एल्युमिनियम में 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लॉस किया जा सकता है। तो रिएक्टिविटी किसकी अधिक होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता ईजिली हो जाती है, वह मोर रिएक्टिव होता है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम में, इसको लॉस करने में सोडियम की अपेक्षा थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, यानी कि रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिव सोडियम होगा और लेफ़्ट टू राइट चलने पर उसकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी मेटल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइनटीन, ये है, कह रहा है वाई आर सर्टेन कंपाउंड कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कोई भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है, इससे आप लोगों को पता होगा, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। राइट अ जनरल फार्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस
एल्केन्स, एल्किन्स और एल्काइंस का जनरल फार्मूला लिखना है। एंड आल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज, और हर सीरीज का एल्केन, एल्किन और एल्काइन का पहले मेंबर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन दैट कन्वर्ट एल्किन्स इनटू द एल्केन्स, उस रिएक्शन को भी लिखना है जिसमें एल्किन्स एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड राइट केमिकल इक्वेशन टू शो नेसेसरी कंडीशन फॉर रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर उसको हम हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है। अच्छा, इसमें एल्केन सीरीज के, इसमें होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स पूछा है इसमें, एल्केन्स, एल्किन्स और एल्काइंस। तो इसका जनरल फार्मूला एल्केन्स का CnH2n+2 है, एल्किन्स का CnH2n है और एल्काइंस का CnH2n-2 है। इसका हर एल्केन्स का मेंबर क्या होगा, पहला मेंबर होगा CH4, मेथेन का CnH2n+2 के अनुसार CH4 होगा। CnH2n के अनुसार एल्किन्स का पहला मेंबर होगा C2H4 और एल्काइंस का होगा C2H2, CnH2n-2 के अनुसार। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, CH4 का स्ट्रक्चर यहाँ पर है एल्केन सीरीज का, और एल्किन सीरीज का C2H4 का यहाँ पर है, 2 कार्बन है, इससे हाइड्रोजन 4 अटैच है। चूँकि एल्किन सीरीज का इसलिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पर एल्काइन आ गया। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। अब पूछ रहा है कि वो रिएक्शन बताइए जिससे एल्किन एल्केन्स में चेंज हो जाता है। वो है एडिशन रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया है। देखिए एल्कीन सीरीज का है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में और निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, यहाँ पर निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इस एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया है। जब हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो देखिए यहाँ पर कार्बन तो 2 है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया है, बाकी एल्काइल ग्रुप R यहाँ पर है ही, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन एल्केन में चेंज हो गया। एल्कीन एल्केन में चेंज हो गया है। तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। when you add a few drop of acetic acid to a test tube containing sodium bicarbonate, यानी एसिटिक एसिड CH3COOH को अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के में डालें, पाउडर में, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, which one of the following is your observation? तो अगर एसिटिक एसिड को अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट में डालते हैं तो क्या होगा? नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन ही नहीं होगा, या कलरलेस गैस विथ पंगेंट स्मेल रिलीज्ड विथ ब्रिस्क इफरवेसेंस, या अ ब्राउन कलर्ड गैस रिलीज्ड विथ ब्रिस्क इफरवेसेंस, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑप्शनल है। While studying saponification reaction, what do you observe when you mix an equal amount of colorless vegetable oil and 20% aqueous solution of NaOH? अगर हम कलरलेस वेजिटेबल आयल्स में अगर 20% एक्वस सोल्यूशन NaOH का मिलाते हैं तो क्या होगा? कलर ऑफ मिक्सचर हैज़ बिकम डार्क। कलरलेस में वेजिटेबल ऑयल है, अगर एक्वस सॉल्यूशन मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो डार्क तो होगा नहीं। ब्रिस्क इवर्बेसेंस इज टेकिंग प्लेस इन द बीकर, ब्रिस्क इवर्बेसेंस होगा नहीं। आउटर सरफेस ऑफ बीकर हैज़ बिकम हॉट, आउटर सरफेस हॉट हो जाएगा। आउटर सरफेस ऑफ बीकम हैज़ बिकम कोल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज़ बिकम हॉट। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, तो यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया हुआ है। 25 का आंसर डी और 26 का आंसर सी। 26 का आंसर सी है जो कि हॉट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, अब देखिए इसको। A student requires hard water for experiment. In his laboratory is not available in the neighboring area. स्टूडेंट रिक्वायर्स हार्ड वाटर, उसको हार्ड वाटर की ज़रूरत होती है लेबोरेटरी में काम करने के लिए, लेकिन उस आसपास हार्ड वाटर मौजूद नहीं है। इन लेबोरेटरी देयर आर सम साल्ट, देयर वाज सम साल्ट which when dissolved is distilled water can convert into hard water। यानी उसके पास कुछ साल्ट है जो कि वो डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर देगा तो हार्ड वाटर बन जाएगा। एंड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, और इस ग्रुप से सेलेक्ट करना है कि कौन सा साल्ट है जो डिस्टिल्ड वाटर को हार्ड बना देगा। देखिए इस डिस्टिल्ड वाटर यानी कि किस कारण वाटर हार्ड होता है, यह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण। तो यहाँ पर कैल्शियम का पोर्शन हम देख रहे हैं डी में है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के कारण जो है कि यह हार्ड हो जाता है वाटर, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो 27 का आंसर दिया हुआ है डी। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, मेंशन द एसेंशियल मटेरियल टू प्रिपेयर अ सोप इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में सोप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टेस्ट डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ एसिडिक और एल्कलाइन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ सैपोनिफिकेशन। इस सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में उसका हमें टेस्ट भी करना है कि उसका नेचर एसिडिक है कि एल्कलाइन है। तो कौन कौन सा मटेरियल चाहिए हमें सोप बनाने के लिए, तो सोप बनाने के लिए एक तो ऑयल चाहिए और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए वेजिटेबल ऑयल, सोप बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल चाहिए या फैट चाहिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कैसे टेस्ट करेंगे, चूँकि NaOH इसमें NaOH से बनता है इसलिए OH ग्रुप ये बताता है बेस है, और जो बेस होता है वह रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। तो हमें एक रेड लिटमस पेपर चाहिए, रेड लिटमस पेपर टर्न्स इट ब्लू, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि यह बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।